दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं अपना मोर्चा .com की खास पेशकश छत्तीसगढ़ का चुनावी सीन। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे बस्तर संभाग की 12 उन सीटों पर जिनके बारे में कहा जाता है कि वहीं से कहीं सत्ता की चाबी निकलती है और जाकर सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। आज हमारे साथ है खास मेहमान बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार देवशरण तिवारी जी। तिवारी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है कि बस्तर संभाग हो या सरगुजा का इलाका हो पूरा, वहीं से सत्ता की चाबी निकलती है और सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो बस्तर की जनता है वो किसे चाबी सौंपने का मन बना रही है? जी ये तो तय है कि बस्तर से ही निर्धारण होता है नई सरकार का। और इस बार भी कोई बहुत ज्यादा अंतर मुझे नहीं लगता कि नजर आ रहा है हम लोगों को। कुछ पिछले जो विधानसभा चुनाव में जो चीज जो नजर आ रहा था उससे कुछ थोड़ा बहुत फर्क आएगा। मुझे लगता है 3 सीटों के आसपास का हम लोगों का अपना आकलन है कि कुछ फर्क आएगा। जो 3 सीटें हैं कुछ जो भाजपा की तरफ जाती दिख रही है। मतलब पिछली बार 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और एक जी सीट मेरे ख्याल से दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा जी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। तो इस बार आपको जी लगता है कि 3 सीटें कांग्रेस की कम हो सकती है। हो चलिए आगे सकती हैं चर्चा जी। करेंगे कि वो कौन सी सीटें हो सकती है। लेकिन हम एक जी जानना जरूर चाहेंगे कि जी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक खास छवि है, किसान पुत्र की है और विशेष रूप जी से छत्तीसगढ़ियों के अगवा नेता की है। पिछड़े वर्ग के जी तो वे नेता हैं ही हैं। तो जी जी। उस पूरी छवि का बस्तर की सीटों पर आप क्या असर देखते हैं? देखिए उसका तो बस्तर में एक तो काफी बड़ा इलाका है बस्तर का। और लगभग लगभग मान के चलिए कि 70% इलाका तो ग्रामीण क्षेत्र का ही है। और उन सभी इलाकों में कांग्रेस की जो भी नीतियां रही अभी इन पिछले 5 सालों में, और जो खास तौर पे ग्रामीणों के लिए और किसानों के लिए जो बनी थी जो नीतियां, वो उन सब नीतियों का मैदानी स्तर पर नजर आना एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस को यहाँ पर उसने मजबूत किया है। और मुझे लगता है कि वही एक बड़ी वजह होगी कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है, वो आमतौर पे क्या होता है, योजनाएं बन जाती हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से या फिर उसमें एक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से वहां चीजें नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस बार दिख रहा है कि जो योजनाएं लागू की गई हैं छोटे तबके के लोगों के लिए, वो मैदान पे नजर आ रही है। मतलब आप ये मानते हैं कि धान खरीदी का जो मसला है या आदिवासियों से वनोपज खरीदी का कोई मसला है और उसका लाभ जो बिल्कुल। है वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है या कांग्रेस को मिल जी सकता है। अच्छा, बिल्कुल मैं जानना बिल्कुल चाह हाँ। रहा था तिवारी जी कि बस्तर तो नक्सलवाद से जूझता रहा है। अब वो स्थिति नहीं रही। पिछले 5 सालों में काफी नियंत्रण भी हम देखते हैं। जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय जो एक हिंसा वहां लगातार भयानक तरीके से जारी थी, अब उस पर जी कहीं एक नियंत्रण है, रोक है। तो आपको क्या जी लगता है कि इसके अलावा और कौन से जी मसले हो सकते हैं जो बस्तर की पूरी 12 सीटों को प्रभावित कर रहे होंगे? सड़क, पानी, बिजली की बातें तो रहती हैं, लेकिन बस्तर जी का एक इलाका पूरा खनिजों का भंडार भी है वहाँ पर और बस्तर को जी प्रयोगशाला के तौर पे भी राजनीतिक दल जानते जी समझते लोग हैं, समीक्षक जानते समझते जी हैं और उसका जी इस्तेमाल भी उस ढंग से होता रहा है। तो मैं जानना जी चाह रहा था कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जी। बस्तर की 12 सीटों पर हावी दिखाई देते हैं आपको? देखिए यहाँ पे वन और खनिज दो बड़ी चीजें हैं, जो दो बड़े फैक्टर हैं। तो और खास तौर पे आयरन ओर की माइनिंग के इलाके यहाँ पे काफी बड़े हैं। और जैसे 2000 के बाद ही प्राइवेट कंपनियों को इसकी लीज मिलना शुरू हुई थी। इससे पहले तो सिर्फ एनएमडीसी का ही खनन का कारोबार है यहाँ पे। तो वो जो कंपनियां यहाँ पे आई हैं, जैसे वो नारायणपुर भानु प्रतापपुर है, कुछ हमारे दंतेवाड़ा में भी है, और ये खास तौर पे नारायणपुर में भी बहुत विवाद की स्थिति। तो जहां जहां पर भी ग्राम सभाओं को लेके विवाद हुआ है, उन सब इलाकों में क्या हुआ कि सारे एक्टिविस्ट लोग भी वहां पहुंच गए। और उस छोटे से मुद्दे को वो धीरे धीरे करके वो काफी बड़ा बनाकर उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। तो एक तो मुद्दा यह है कि जो ग्राम सभाएं हो रही हैं या पहले हो चुकी हैं, जो उनको लेके थोड़ा सा लोगों में एक नाराजगी थी कि उनकी जानकारी के बगैर ये सब हुआ। तो एक मुद्दा तो वो दिखता है। और इसके अलावा जो वनोपज की खरीदी की व्यवस्था जो बहुत अच्छी बनी है अभी फिलहाल,
उसका एक बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है, और वास्तव में बहुत अच्छे से खरीदी भी हो रही है। और एक जो एक चेन जो प्रॉपर बननी चाहिए थी ना, वो हमेशा से उस चीज का अभाव दिखता था। लेकिन अभी इस सरकार के आने के बाद वो खरीदी की व्यवस्था जो है बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक, जहां जिसके लिए ये योजना बनाई गई है वहां तक उसका लाभ अब पहुंचता दिख रहा है। तो वो एक बड़ा फैक्टर वो है। तो ये दो अच्छा, चीजें हैं बस। आपको लगता है कि जो नक्सलवाद पर पिछले 5 सालों में जो एक नियंत्रण हुआ है, जो आप भी जी लंबे समय से वहाँ जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल स्थिति डॉक्टर रमन सिंह के समय थी या 15 सालों में रही है, अब नक्सलवाद की वैसी स्थिति दिखाई नहीं देती। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या मानते हैं आप बिल्कुल इसको? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है, देखिए जमीन आसमान का अंतर जो है ना, वो बोल सकते हैं हम। नक्सलवाद की स्थिति पहले कैसी थी और अभी कैसी है, किसी को भी बताने पूछने की जरूरत ही नहीं है। काफी अंतर है, बहुत अंतर है। और एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, शांति का माहौल बना हुआ है। और जहां बहुत अति संवेदनशील जो इलाके थे, वहां पर भी अब लोगों की पहुंच बहुत अच्छे से हो जा रही है। और जो योजनाएं हैं और जो और सारी चीजें हैं विकास, एक तो आवाजाही लोगों की बढ़ गई है। जैसे नारायणपुर से जो एक रास्ता जो ओरछा से होते हुए इधर से बारसूर निकलता था, पल्ली बारसूर वाला रास्ता, वो तो काफी लंबे समय से बंद था, लेकिन वो रास्ता चालू हो गया और वो बहुत सुविधाजनक भी साबित हो रहा है लोगों के लिए। तो इस तरह से जितने अंदर के इलाके, अरनपुर वाला रास्ता भी चालू हो गया, और जगरगुंडा से जो दंतेवाड़ा को जोड़ने वाला रास्ता वो भी शुरू हो गया है। तो इस तरह से आवागमन की जो स्थिति बहुत पहले जैसी थी 1980 के आसपास, वो सारा कुछ अभी बहाल होता दिख रहा है। और ये सब बहाल होने के बाद लोगों में एक जागरूकता भी बढ़ी है, और प्रशासनिक पहुंच भी वहां हो गई है। तो एक बड़ा अच्छा वातावरण अब दिखाई दे रहा है, और हम लोगों पहले ने से कभी काफी। देवशरण जी, हम लोगों ने कभी खबरें छापी थी कि जी जगरगुंडा वो इलाका है जहां पर जो वहां रहने वाले जो सैनिक हैं, उनके जी लिए हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया जाता था। बिल्कुल हम लोगों ने वहां बिल्कुल जाके बिल्कुल। देखा भी। अब क्या स्थिति है, क्या जी हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचता है नहीं या नहीं, रास्ते से? अब तो बहुत बढ़िया रास्ता बन गया है। अभी मैं खुद भी उधर उस रास्ते से जाकर आया हूँ। तो अभी जगरगुंडा से मरेगुड़ा का कुछ एक थोड़ा सा 16-17 किलोमीटर का पैच बचा है जो भद्राचलम के लिए निकलता था। वो रोड बनी, NH 6 है, स्टेट हाईवे नंबर 6 है वो। तो वो पहले की बनी हुई सड़क है, लेकिन उस पे अभी काम चल रहा है। तो वो अगर बन जाएगा तो फिर बहुत अच्छा, आंध्र प्रदेश के लिए एक नया रास्ता जो है वो खुल जाएगा। तो और अभी भी जैसा आप कह रहे हैं ना, जगरगुंडा तक बाई रोड लोगों का आना जाना है, और सुरक्षा बलों का भी आना जाना है। मूवमेंट भी बहुत बराबर वहां चल रहे हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वो स्थिति नहीं है कि हेलीकॉप्टर से ही अनाज पहुंचेगा या लोग पहुंचेंगे। चलिए, अब आपसे कुछ 12 सीटों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जी उस सीट पे आता हूं, जगदलपुर से, जहां से भाजपा के प्रत्याशी किरण देव चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी रेखचंद जैन की टिकट काटकर अच्छा जतिन जायसवाल, जो, हाँ, जो जतिन जाता जी, पूर्व महापौर हैं, महापौर। जी पूर्व जी जी महापौर को वो टिकट दी गई। तो दोनों महापौर हैं, जी किरण देव भी महापौर रहे हैं, ये भी बिल्कुल। तो क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? कोई टक्कर की स्थिति है या कोई, जी जी क्या जी क्या क्या लग रहा है आपको वहां? देखिए देखिए, किरण देव जी जो हैं बहुत भाजपा के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं। और संगठन में उनका काफी अच्छा काम प्रदेश स्तर पे उन्होंने किया है। और उनका एक बैकग्राउंड जो है वो भी बस्तर से बहुत पुराना उनका जुड़ाव है। और उनका जो परिवार है वो सब राजनीति से सारे लोग जुड़े हुए हैं उनके लोग। और उनकी छवि भी बहुत अच्छी है, पेशे से वकील भी रहे हैं, वकालत की उन्होंने कई सालों तक। और बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे इंसान के रूप में उनकी यहाँ पे पहचान है। और महापौर रहते हुए उन्होंने यहाँ जो काम किए हैं वो भी उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल वैसे ही जतिन जायसवाल हैं। जतिन जायसवाल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और वो भी महापौर रह चुके हैं यहाँ बस जगदलपुर इसमें नगर निगम में। और दोनों की स्थिति जो है वो तो लगभग लगभग एक जैसी ही है व्यवहार में, और एक छवि के रूप में दोनों बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन ये भी कहते हैं लोग यहाँ पर कि जो सिटिंग MLA थे जिनकी टिकट कटी है, अगर रेखचंद वो जैन। होते, जी अगर वो होते तो फिर जीत की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती, कांग्रेस की जीत की, जो कि अभी थोड़ी सी किरण देव के और जितिन के मामले में थोड़ी सी कमजोर होकर दिख रही है। मतलब ये है कि जतिन जायसवाल को काफी मशक्कत करनी वहां पे पड़ हाँ, सकती है। बहुत बहुत अच्छा, कोई मशक्कत वहां पे करनी कोई उनको बागी पड़ेगी। प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है? हाँ, एक दो लोग हैं, लेकिन उनका कोई खास वजूद यहाँ पर नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये सब आखिरी मोमेंट में सारे लोग कांग्रेस के साथ होके काम करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, केस काल पर आते हैं। केस काल में संतराम नेताम 2 बार के विधायक हैं, और एक बार इस बार जी फिर से वो रिपीट हुए हैं।
और काफी जी सक्रिय विधायक माने जाते हैं। इस बार उनके जी सामने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नीलकंठ टेकाम मैदान में, हालांकि केसकल सीट की जो स्थिति है वहां पे भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव में जो भी प्रत्याशी पराजित होता है उसके बाद वो अपना प्रत्याशी बदल देती है। तो इस बार जी उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो इस्तीफा दे के आने वाले अफसर हैं, जो जिन्होंने भाजपा जी ज्वाइन किया, हालांकि एक जी और अफसर हैं ओपी चौधरी, उन्होंने भी ज्वाइन जी किया था। पिछली बार खरसिया से जी चुनाव हारने के बाद इस बार वो रायगढ़ पर जी दांव आजमा रहे हैं। तो भारतीय जनता जी पार्टी का जो ये अफसर प्रेम है वो जा नहीं रहा है। तो ये जी जी एक जो अफसर है भारतीय जनता पार्टी के की तरफ से, नीलकंठ जी टेकाम, तो जी केसकाल में क्या तापमान आपको नजर आ रहा है? जी जी। तो पहली बात तो यह है कि ना उनका जो चयन हुआ जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ रहे हैं वो तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि हम लोगों से जब भी बात होती है इस तरह की तो हम लोग ये कहते हैं कि बस्तर में दो विधानसभा सीटें हैं, एक बस्तर विधानसभा और दूसरा केशकाल। इन दोनों में भाजपा के नेता, मतलब इधर लखेश्वर बघेल कांग्रेस के हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल है। जैसे और उसी तरह से वहां पे संतराम जी हैं कांग्रेस के। अच्छा। ये दोनों बहुत मजबूत स्थिति में हैं और ये लोग सहज उपलब्ध होने वाले दोनों नेता हैं। और इनकी मतलब ये कहीं से विधायक मतलब लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ये पूरा इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो इनका एक परिवार है। हर मौके पे हर जगह नजर आते हैं और लोगों को बड़ा भरोसा है इन दोनों के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों जगहों में कांग्रेस को कोई हरा पाएगा। चलिए कोंडागांव में बात करते हैं। कोंडागांव में एक बार फिर पूर्व मंत्री लता उसेंडी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, और प्रदेश जी कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे और हाल के दिनों में कुछ समय के लिए जो मंत्री बनाए गए मोहन मरकाम से उनकी जी टक्कर है। तो जी। क्या लगता है कि ये टक्कर में मोहन मरकाम कामयाब होंगे या लता उसेंडी के पक्ष में परचम लहराया जाएगा? जी क्या लग रहा है, जी। वहां क्या स्थिति बन रही है? देखिए, लता ओसंडी अपने आप में उनका एक बहुत अच्छा वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ रही है कोंडागांव में शुरू से। और इस बार पिछले चुनाव में भी बहुत ज़्यादा अंतर से वो हारी नहीं है। और पिछले उनकी चुनाव में स्थिति शायद बहुत। वो 5,153 135 वोट जी से मोहन मरकाम ने जी हराया जी था। तो ठीक कह रहे हैं आप कि बहुत जी ज्यादा जी। अंतर तो नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो हाँ। उस हिसाब से और दूसरी ये है कि ना उनकी सक्रियता अपने विधानसभा क्षेत्र में बराबर बनी हुई है। लेकिन ये हुआ कि मोहन मरकाम जी को एक बड़ी जिम्मेदारी उसके बाद मिली, तो वो थोड़ा सा प्रदेश स्तर पे अपने संगठन के कारोबार में ज्यादा व्यस्त रहे। तो थोड़ा सा उनका यहाँ लोगों से मेल मुलाकात का जो एक मामला है वो थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। तो लता उसेंडी जी तो खैर अपने आप में उनकी स्थिति बहुत अच्छी कह सकते हैं। और उनके लोग भी बहुत समय से तैयारी में हैं कि इस बार लता उसेंडी जी को वहां से जीत हासिल करवाई जाएगी। मतलब ये कह बाकी ये है सकते हैं कि हाँ, बहुत मोहन बहुत कांटे मरकाम की को इस टक्कर। बार कड़ी चुनौती मिलने वाली है बहुत या मिल रही है। बहुत जी जी, बहुत बड़ी और कड़ी चुनौती है। चलिए देवशरण जी, नारायणपुर की तरफ आते हैं हम। नारायणपुर में चंदन कश्यप जी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हैं बलिराम कश्यप के पुत्र केदार कश्यप, कद्दावर भाजपा नेता कहे जाते हैं। जी जी और पिछली बार चंदन कश्यप ने उन्हें बहुत कम जो अंतर है उससे हराया था, लगभग 2,647 वोट मेरी जानकारी जी में है कि से ही वो जीत जी पाए थे। तो क्या जी लगता है कि इस बार ये बहुत ही कम वोट का अंतर था, तो क्या स्थिति, वहां का तापमान क्या कह रहा है कि किसके जी पक्ष में जा सकता है मामला? जी। चंदन कश्यप की क्या स्थिति? हम्म, जिस वजह से केदार कश्यप चुनाव हारे थे पिछली बार, लगभग वही स्थिति अब चंदन कश्यप की नजर आ रही है। और वो वजह यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को महत्व न देना, अपने कार्यकर्ताओं से दूरी बना लेना। इस वजह से केदार कश्यप एक कद्दावर नेता होने के बावजूद भी उस विधानसभा सीट से पिछली बार हारे थे। और हम्म, उस और लोगों ने खासतौर पर उस समय काफी भाजपा के लोगों ने अंदर ही अंदर भाजपा को मतलब कांग्रेस को मदद की थी, और जिसका फायदा चंदन कश्यप जी को मिला था। लेकिन उसके बाद भी बहुत बहुत बड़े अंतर से तो वो नहीं जीत पाए। बस ये है कि हारते हारते जीत गए या फिर वो जीतते जीतते हार गए, इस तरह की बात थी। और से बिल्कुल वैसे ही अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। और अभी अब चंदन कश्यप जी के पास लोगों की कमी है। चंदन कश्यप जी से कार्यकर्ता नाराज हैं, ऐसा हमारे जो लोग हमारे प्रतिनिधि तो हैं हर जगह, तो उन लोगों की तरफ से जो जानकारियां आ रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि फीडबैक उनको आपको मिलता थोड़ा है। थोड़ा सा उनको दिक्कत आएगी इस बार के चुनाव में। उनको लोगों की जो एक मदद जिस तरह से मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। चलिए तो आपने मुझे लगता बताया। है कि ये सीट भी एक तरह से थोड़ा सा झुकती हुई दिख रही है भाजपा की तरफ अच्छा, जाती कड़ी हुई। टक्कर वहां पर अभी है, कड़ी। फिलहाल झुकी हुई है। जी जी जी।
जी 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 आपने बस्तर की सीट पर तो लगभग बता ही दिया, फिर भी एक बार पूछना जी चाहूंगा कि जो लकेश्वर बघेल हैं बस्तर की सीट पर, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जी कद्दावर नेता हैं और 2 बार तो जीत ही चुके हैं। अब उनके जी सामने इस बार उन्हीं के रिश्तेदार, शायद उनके लकेश्वर बघेल जी के छोटे भाई के कोई साड़ू भाई लगते हैं, जी मनीराम जी हाँ जी कश्यप शायद, वो चुनाव जी जी मैदान में है। तो जी मनीराम जी और बघेल जी की टक्कर किस तरीके से देख रहे हैं आप वहां पर जी बस्तर जी हाँ क्षेत्र जी। में? देखिए देखिए, दोनों के राजनीतिक कद की बात करें तो ना बहुत अंतर है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। वो दोनों हम्म, वो जनपद के हिसाब से अभी अपनी राजनीति कर रहे हैं। और लकेश्वर बघेल का जो है वो वहाँ का एक अलग ही उनका वहाँ पर वो है, उनकी इमेज है। एक तो उनके पिताजी वहाँ एक मंदिर बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, गिरोला में देवी का एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, और वो उसी पुजारी के परिवार से ही है लकेश्वर बघेल जी। तो वहाँ के लोगों की आस्था उस मंदिर से बहुत ज्यादा है, और वो ये मानते हैं कि उसी के आशीर्वाद से ही लकेश्वर बघेल जी हर बार जीतते आए हैं। लेकिन वो अपनी जगह होगी वो बात, लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि और उनका व्यवहार और उनकी सक्रियता, ये तीन चीज ऐसी है कि जो वहां पे किसी और को खड़े होने का मौका नहीं दे रही है। तो अच्छा। कुल मिला के वहां पे स्थिति बहुत अच्छी रहेगी तो बस्तर लकेश्वर के बघेल उस इलाके से लकेश्वर बघेल जी की स्थिति को आप मजबूत बता रहे हैं। मैं जी आता हूँ जी चित्रकूट विधानसभा से, जहां से पीसीसी अध्यक्ष जो हैं दीपक बैच चुनाव लड़ रहे हैं, और जी भाजपा के विनायक गोयल जो है वहां प्रत्याशी है। मैं समझना जी चाहूंगा, ये गोयल जो है, क्या ये भी आदिवासी उसमें जी आते हाँ हैं? जी हाँ जी, आदिवासी समाज से ही है, क्योंकि खैर, मैं रिजर्व है, इस ये भी सीट रिजर्व। रिजर्व जी, ठीक, मैं आरक्षित तो है। पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई गोयल जो है वो आदिवासी समाज से भी है। चलिए, हो सकता है, क्योंकि जी जी इस बारे में मेरी है। जानकारी कम है। तो क्या लगता है, जी जी पीसीसी अध्यक्ष वहां पर, चूंकि वो एक बार जी जीत चुके हैं, जीतने के बाद फिर उन्होंने सीट खाली की थी और खाली फिर की वो थी। जी सांसद का चुनाव लड़े थे, फिर अब वो जी लौटे हैं और उन्होंने जी जी कहा है कि मैं शायद वहां नहीं भी जाऊं तो हर कार्यकर्ता दीपक बैच है, क्योंकि वो पीसीसी जी अध्यक्ष भी है, तो शायद उन्हें बहुत सारी जगहों पर अपनी उपस्थिति जी देनी पड़ सकती है चुनावी सभाओं को लेकर के। तो क्या लग रहा जी है जी कि चित्रकूट में क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? जिस हिसाब से बाहर से नजर आ रहा है या फिर लोग बताना चाह रहे हैं, उतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं है चित्रकूट विधानसभा। और क्योंकि लकेश्वर बघेल जी, माफ कीजिएगा, दीपक बैच जी लोकसभा में जाने के बाद फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनके पास रही, तो थोड़ा सा, और फिर उसके बाद सांसद रहते हुए भी उनका क्षेत्र बढ़ गया था। तो उनका भी जनसंपर्क जो है वो एक तरह से छूटा हुआ है उस इलाके में, चित्रकूट इलाके में। और भाजपा की स्थिति वहाँ खराब नहीं मानी जा सकती। वहाँ पे जो पूर्व विधायक हैं और बैदूराम कश्यप जी हैं, और जित अपने एक और लच्छू कश्यप जी हैं, इन लोगों की अच्छी वहां पर पकड़ है। भाजपा के नेताओं की, जो दो तीन बड़े बड़े नेता हैं वहां पे, वो उन्हीं इलाकों से आते हैं, तो उनका भी प्रभाव वहां पे बहुत अच्छा है। तो इतना आसान कांग्रेस के लिए, भले वो पीसीसी अध्यक्ष खुद लड़ रहे हो अलग बात है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना कहा जा रहा है। तो चलिए, आप ये कहते हैं कि चित्रकूट पीसीसी अध्यक्ष के लिए एक आसान सीट नहीं रहने वाली है। नहीं। जी जी दंतेवाड़ा की सीट पर लौटते हैं, और जी दंतेवाड़ा की जो सीट है वो देवती कर्मा के पास थी, महेंद्र कर्मा जी की जी धर्मपत्नी। जी हालांकि वो 2018 में चुनाव हार गई थी। उसके बाद वहां से शायद भीमा मंडावी की जीत हुई थी। भीमा मंडावी जी के देहांत के बाद उपचुनाव में देवती उन- कर्मा ने जीत हासिल की, और जी अब जी उनकी टिकट काट दी गई। वहां से उनके पुत्र छविंद्र कर्मा चुनाव जी मैदान जी में है, और वहां से जी हाँ भारतीय जी जनता पार्टी ने एक चैतराम अटामी को अपना जी प्रत्याशी बनाया है, जो शायद जी बिल्कुल नए हैं। शायद हो जी सकता है कि कार्यकर्ता या सदस्य पुराने हो हाँ भारतीय जनता पार्टी जी, के। संगठन में काफी समय से रहे हैं वो। जी जी, जिले विधानसभा का स्तर पर। चुनाव शायद वो पहली बार लड़ रहे हैं। तो जी क्या हाँ जी समग्र में आप देखते हैं वहां पर दंतेवाड़ा में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति बनती दिख रही है? देखिए वहाँ तो महेंद्र कर्मा जी का इलाका है, और उसी के उन्हीं के परिवार के ही देवती कर्मा जी जीती पिछली बार, और इस बार भी उन्हीं के परिवार के छविंद्र कर्मा को मिली है टिकट। तो हम्म, कांग्रेस की स्थिति वहां पर अच्छी है, मतलब ये नहीं कह सकते कि वहां कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी इनको। और चैतराम मटा में भी देखा जाए तो अभी उस हिसाब से उस परिवार के कद के हिसाब से थोड़ा सा कहीं पे वो कमजोर नजर आते हैं। ये अलग बात है कि एक सिंबल या एक बड़ी पार्टी उनके साथ में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहां पे कर्मा परिवार का और जो है वो दबदबा नजर आएगा परिणामों में। मुझे पता चला कि वहां से जो भीमा मंडावी का परिवार है, उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और कहा जी था जी कि चुनाव में हम उस ढंग से सक्रिय नहीं रह पाएंगे। तो उनकी जी जी नाराजगी का क्या कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता उसका कोई खास फर्क पड़ेगा उसका।
अच्छा। क्योंकि पार्टी के लोग हैं, वो लोग ईमानदारी से लगे हुए हैं, भाजपा के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो सब लगे हुए हैं, किसी एक परिवार के आने ना आने से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए बीजापुर सीट पे आते हैं, वहां से कांग्रेस ने फिर एक बार विक्रम शाह मंडावी पर भरोसा जताया है और जी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जो जी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समय मंत्री थे, वे चुनाव मैदान में हैं। तो क्या लग रहा है कि बीजापुर में किस तरह की टक्कर आप देख पा रहे हैं? क्या चुनौती दिखाई दे रही है जी। आपको वहाँ पर? बीजापुर में भी कोई ख़ास चुनौती नज़र नहीं आ रही है और विक्रम शाह की स्थिति बहुत अच्छी है और अच्छा, जी, भले वो महेश गागड़ा जी हैं, उनके सामने पूर्व मंत्री भी हैं और कद्दावर नेता हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ रही हैं ना, वो भी विक्रम जी के लिए बहुत लाभप्रद साबित होंगी। अब अपना उनका जो व्यक्तित्व है, वो तो अपनी जगह है। साथ ही साथ में जो कांग्रेस के काम हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो किए गए हैं, उसका लाभ उनको मिलता दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि विक्रम शाह को कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है बीजापुर से। चलिए मैं उस सीट पर आता हूँ जहाँ पर कहा जाता है कि बस्तर में महेंद्र कर्मा के बाद यदि सर्वाधिक कोई कद्दावर नेता है तो उनका नाम है कवासी लखमा, आबकारी मंत्री रहे हैं। तो उनकी क्या पोजीशन बन रही है? लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं और अपने हास्य विनोद के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा जी, सतत उनका जनसंपर्क है। उनके सामने जी, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं मुक्का नाम के एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो क्या जी, पोजीशन बन रही है? अच्छा हाँ, इसके पहले एक बात और जानना चाहता हूँ देवशरण जी कि ये वहाँ से सीपीएम सीपीआई के मनीष कुंजाम जी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो जी, अभी कहाँ हैं मनीष कुंजाम जी और क्या क्या वो लड़ रहे हैं सीपीआई जी। से या जी हाँ, जी हाँ। अ, जी, वो लड़ निर्दलीय? रहे हैं चुनाव। वो उनका कुछ सिंबल को लेकर कोई तकनीकी कुछ परेशानी उनको आई थी, तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। और अच्छा, देखिए, हम हमारा ये मानना है कि वहाँ पर दूसरे नंबर पे मुझे लगता है कि सीपीआई, मतलब या मनीष कुंजाम जी रहेंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि महेश मनीष कुंजाम जी अंदरूनी इलाकों में, अगर अभी क्या देखिए, सुकमा में वही होता है कि आदिवासियों के साथ कभी अत्याचार की खबर आती है या फिर कोई मुठभेड़ को लेके ही वहां पर जो विवाद की स्थिति बनती है, ज्यादातर ऐसे ही मामलों की बनती है। और ऐसे मामलों में क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते हैं, गांव के लोग अंदर अंदर। तो एक तरह से वो एक राजनीतिक एक मंच जैसा बन जाता है। अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो वहां जो नेता जब पहुंचते हैं वस्तु स्थिति को जानने के लिए, तो वो अपने आप में उस परिस्थितियों को वो अपने राजनीतिक लाभ का जरिया भी बना लेना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी मामले वहां पर होते हैं, तो उसमें मनीष कुंजाम जी सबसे आगे रहते हैं। और वो आज नहीं, वो शुरू से ही लड़ते रहे हैं ऐसे सब मामलों में, और मुखर होकर वो सरकार के खिलाफ या फिर पुलिस प्रशासन के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ मुखर होकर वो बात भी अपनी रखते रहे हैं। तो वो एडवांटेज तो उनको मिलेगा, उससे तो निकारा नहीं जा सकता। तो कवासी लखमा जी को अगर टक्कर मिलेगी तो उन्हीं से मिलेगी। और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तीसरे नंबर पे ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए लेकिन आप बता रहे हैं तो हाँ, लेकिन एक बात और यहाँ पर और कहूंगा कि ना, कवासी लखमा जी के लिए जितनी आसानी पिछले चुनाव में रही है या उसके अच्छा। पहले वाले चुनाव में रही है, इस बार उतनी आसानी उनके लिए नहीं रहेगी। थोड़ी सी मेहनत मशक्कत इस बार लगेगी ज्यादा। तो लखमा जी यदि इस वीडियो को देख रहे हो या सुन रहे हैं उनके समर्थक, तो ये उनके लिए चेतावनी भी है और एक प्रकार से संभलने का मौका भी हो सकता है। क्योंकि जी, देवशरण जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं उस पे कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की एक सच की मुहर ज़रूर लगती है। मैं कांकेर सीट पर आता हूँ देवशरण जी, और कांकेर जी, से इस बार कांग्रेस ने पिछली बार शंकर धुर्वा का टिकट काट दिया था, शिशुपाल सोरी को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस बार जी, शिशुपाल सोरी की टिकट कट गई है और शंकर ध्रुवा मैदान में है और भाजपा से आसाराम नेताम। तो आप जी। कांकेर सीट पर क्या देख रहे हैं? क्या चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं या फिर कोई अनुमान आपका है तो बताएं? जी, मुझे लगता है राजकुमार जी, कांकेर में कुछ विशेष उठापटक होने की स्थिति नहीं है। वो साधारण सा, जैसा पिछला जो था, उसी तरह का ही रिजल्ट वहां पे आएगा। और अच्छा। कोई बहुत बड़ी चुनौती वहां पे कांग्रेस के लिए नहीं है, मेरा अपना अनुमान। ये भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी चुनाव मैदान में है जिनको उपचुनाव में कांग्रेस ने टिकट दी थी और अच्छे मतों से उनकी जीत हुई थी। हालांकि वहाँ जी, सर्व आदिवासी दल जो है वो भी जी, सक्रिय था। तो आपको जी, क्या लग रहा है कि भाजपा के जो गौतम गौतम उइके हैं जी। उनसे किसी तरह की कोई टक्कर उनकी दिखती है सावित्री जी की?
सावित्री जी की स्थिति बहुत अच्छी बताई जा रही है अभी वहां पर। और मुझे लगता है कि पिछले बार जितने अंतर से जीती हैं उससे कुछ अंतर ज्यादा लेकर वो जीतेंगे, ऐसा अनुमान है, फीडबैक मिल रहा है वहाँ अच्छा, पूरे बस्तर में मैं एक सीट और अंतागढ़ पर आता हूँ, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूर चाहूंगा कि सर्व से दल जो है जिसकी से। जी, सर्व अगुवाई आदिवासी समाज। आदिवासी समाज का, जी तो वहां से जी जो अरविंद नेताम जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, और ये जी जी दावा आता रहा है कि वो बस्तर को मुक्त करके रहेंगे कांग्रेसियों से और भाजपाइयों से। और जी जी कुछ लोग तो ये भी कि पिछली बार अकबर कुर्राम को उन्होंने उतारा था, तो कहीं ना कहीं से वोट काटू पार्टी के रूप में भी उनको देखा समझा जा रहा है। तो इस दल का जी क्या असर बस्तर क्षेत्र में आपको दिखाई देता है, कुछ है क्योंकि पिछली बार वैसे जी। जहाँ से सावित्री मंडावी लड़ी थी वहां कोई सफलता तो इनको मिली नहीं। अब क्या लगता है कि इस जी जी चुनाव में कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, वैसे तो कोई मुझे भी उनकी कोई उपस्थिति बहुत ज्यादा तो नजर नहीं आ रही है बस्तर संभाग में। और बाकी जो वोट काटू वाली जो एक बात आप कह रहे हैं, तो वोट तो कटेंगे, थोड़े बहुत वोट कटेंगे। और लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो खास तौर पे कांग्रेस के वोट कटेंगे या खाली भाजपा के वोट कटेंगे, ये भी नहीं कह सकते। वो दोनों पार्टियों के वोट थोड़े बहुत कटेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर उनके चुनाव लड़ने से बस्तर के या छत्तीसगढ़ के मामले में नजर नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, वहां पे एक समय आम आदमी पार्टी का भी बड़ा बोलबाला था, तो अब क्या आम आदमी पार्टी की कोई अच्छी स्थिति बस्तर क्षेत्र में है? नहीं, आम आदमी पार्टी का बोलबाला राजकुमार जी मुझे नहीं लगता कि पहले भी कभी था। और यहाँ पर सुनी सुनी एक समय उसने चुनाव लड़ा और भी कुछ लोगों की दावेदारी रही है, जी और वहाँ के जी जो जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो तो उसी इलाके के रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी जैसे हम इधर देखते हैं दक्षिण बस्तर की स्थिति, जहां तक मेरे जानकारी में आ रही है, तो वहां पर नहीं है, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। खास जगदलपुर संभागीय मुख्यालय है हमारा, तो वहां पर भी उतनी कोई ज्यादा इनकी वो नहीं, एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। तो अंदरूनी इलाकों में तो खत्म वाली स्थिति, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं तो आम लगता कि आदमी वो कोई पार्टी बड़ा की फैक्टर। वैसी दस्तक हो नहीं पाई है जैसी दस्तक का दावा जैसे हाँ। जी जी अखबारों में दिखाई देता है या जी चैनलों में जी दिखाई जी। देता है। मैंने देखा है राजकुमार जी की आम आदमी पार्टी के जो भी नेता है ना, उनके अखबारों में बयान नजर आते हैं, हमारे पास विज्ञप्ति आती है, हम छापते हैं उसको। बाकी हम लोग कभी ना उन लोगों को देखे हैं ना कभी मिले हैं, हम जानते ही नहीं कि आम आदमी पार्टी के कौन कौन लोग हैं बस्तर संभाग में काम कर रहे हैं। जी, रायपुर तो में तो आप इसे बाजार समझ नगर सकते हैं। है। जी जी जी। तो बहुत उनको घराने चार जरूरत है कि थोड़ा सा हैं। मैदान में आए, काम करें थोड़ा सा, तो वो अच्छा, चीज नजर नहीं आ रही। मैं उस सीट पर आ रहा हूँ देवशरण जी, अंतागढ़ की सीट है, और उस सीट की सर्वाधिक चर्चा तब हुई जब वहां से मंतूराम ने नाम वापस लिया, और एक नाम ये आया कि अजीत जोगी ने ये मंतूराम का नाम वापस करवाया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता को लेकर के बात हुई, वे संलग्न थे ऐसा कहा गया। और उसके बाद ये सीट का एक टेप भी जारी हुआ जो पोंगे और चोंगे में बसता रहा। अब उस सीट जी जी पे कांग्रेस के रूप सिंह पोटाई मैदान में है, और जी भाजपा से विक्रम उसेंडी। तो आपको क्या जी लगता है कि, और मंतूराम पवार जी इन दिनों कहाँ है, शायद वहीं से कोई चुनाव लड़ रहे हैं? जी, ऐसा सुना है कि वो भी निर्दलीय अच्छा, निर्दलीय लड़ेंगे। उन्होंने भरा है जी नामांकन। जी 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 तो जी अब क्या स्थिति लगती है कि रूप सिंह पोटाई वहां कोई चुनौती दे पाएंगे विक्रम उसेंडी को, जो पूर्व जी मंत्री जी रहे हैं? जी जी। देखिए वहां पर भी स्थिति कोई क्लियर कट नजर नहीं आ रही, वहां पे भी है अभी, मतलब काफी गहरा उसमें है छुपा हुआ गणित। तो उसमें मुझे लगता है कि अब पूर्व पूर्व मंत्री हैं, उनका इलाका है, काफी अच्छी उनकी पकड़ है, तो इसलिए उनको कमजोर नहीं आंका जा सकता है भाजपा को। और कांग्रेस भी अपने हिसाब से लगी हुई है। और जिस लिए पूरे पुराने पुराने विधायक का टिकट काटा गया है, तो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर शिकायतें थी, इस वजह से वहां पे कैंडिडेट बदला गया है। तो वो जो एक शिकायत है, तो वो शिकायत तो अभी भी जिंदा है। वो तो जब कोई नया विधायक बनेगा, कोई अच्छा अगर वो काम कर जाएगा, तब फिर वहां पे कांग्रेस की एक अलग छवि बनेगी। तो अभी कुल मिला के वहां पे कांग्रेस की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। चलिए, अब आपसे एक बात और करता हूं मैं, वो ये कि बस्तर में अभी हाल के दिनों में ये सवाल बड़ी तेजी से उभरा कि जो नगरनार प्लांट है उसका निजीकरण किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये कोई निजीकरण का मसला जो है, ये बस्तर की पूरी 12 सीटों में कोई मुद्दा बन सकता है या मुद्दा बना हुआ है?
नहीं, ये मुद्दा बना हुआ है और इसका असर तो दिख रहा है, क्योंकि ये सीधे हमारे आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि हम शुरू से हम लोगों ने देखा कि बस्तर में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है, तो वहां पे निजी उद्योगपतियों को थोड़ा सा जमीन के अधिग्रहण को लेकर परेशानियां रहती थी। तो एनएमडीसी का प्लांट यहाँ पे लगना जब शुरू हुआ 2001-2 में, तो काफी संघर्ष हुआ, लोगों ने बहुत कई लोग जेल भी गए, बहुत परेशानियां झेली। उसके बाद आखिरकार वो लोग तैयार हुए कि चलो ठीक है, अब हमारे घर के बच्चों को और हम लोगों को भी जो है वो नौकरी और सारा कुछ और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस हिसाब से एक तय हुआ और फिर वो आपसी एक मेल जोल के बाद वो प्लांट की नींव रखी गई और अब उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन अब ये जब विनिवेशीकरण की बात आई है, तो अब ये भी तय माना जा रहा है कि ये किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने को इसको दिया जा रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और देख भी रहे हैं बड़े उद्योगपति, और इसकी जो निजीकरण की प्रक्रिया वो बहुत तेजी से चल रही है। तो वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है, उसको लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मंच से अपनी अपनी बात कह रही हैं। जैसे कांग्रेस से भूपेश बघेल जी ने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार को वो प्लांट मिले और सरकार चलाए, और इधर आप लोग उसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर अमित शाह जी आए तो वो उसी मंच से उन्होंने ये कहा कि हम इसको बेचना नहीं चाह रहे हैं, ये खुद एनएमडीसी ही इसको चलाएगा। तो दोनों इस चीज को दोनों पार्टियां जान रही हैं कि इसमें बहुत ताकत है इस मुद्दे में, इसलिए दोनों तरफ से उस पर प्रहार और बचाव की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन इसका नुकसान भाजपा को कहीं ना कहीं से तो होगा जरूर। अच्छा, जब प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो भूपेश बघेल की सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि आदिवासियों की जमीन जो लोहनीगुड़ा क्षेत्र में थी वो लौटाई। तो जमीन के लौटाने का एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया कि देखिए सरकारें जमीन छीनती है, अधिग्रहित करती है और उसके लिए लाठी डंडा गोलियां चलाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने आदिवासियों को, जो टाटा ने अधिग्रहित की थी वो जमीन, वो लौटाई। तो इसका क्या जी असर अभी भी बना हुआ है क्षेत्र में, बस्तर जी में, और इस मुद्दे जी। को, इस मसले को लोग कैसा देखते हैं वहां पर? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। जिस दिन भी जिस जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ये घोषणा हुई, उसके बाद फिर जैसे ही सरकार बनी और लोगों की जमीन वापस हुई, तो अपने आप में ये एक बड़ी मिसाल के रूप में इसको लोग देखते हैं। और ये एक असंभव सी चीज थी जिसे वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसका उसको आज भी लोग याद करते हैं, और इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम जो प्रदेश सरकार ने किया है, उसका लाभ और आने वाले समय में जरूर मिलेगा पार्टी को, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अभी कांग्रेस एक बात को बार बार कह रही है, हर जगह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो वो वोट अडानी को चला जाएगा, और अडानी को जब वोट चला जाएगा तो आपकी खदानें चली जाएगी, कोयला चला जाएगा, खनिज चला जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत प्रचारित हो रहा है? तो बस्तर जो है पूरा एक जो क्षेत्र है वो बॉक्साइट के लिए, लोह खदानों के लिए प्रसिद्ध है। जी तो जी पिछले दिनों बहुत बड़े-बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर आए। तो क्या आपको जी। लगता है कि इन बड़े नेताओं का कोई असर आप वहाँ पर देख रहे हैं, या कोई, जो अभी मैंने कहा कि अडानी को वोट चला जाएगा, इसका कोई असर जी वहाँ दिखाई देता है? नहीं, देखिए वो तो है एक, ऐसा लगता है कि एक हिडन एजेंडा, जैसे हम देखते हैं सीपीआई के लोग हैं या जो एक्टिविस्ट लोग यहाँ पर हैं जो मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं, और जो आदिवासियों के हितों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो एक कैलकुलेशन है कि ये जो सड़कें, जो जंगल के अंदर जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, 4 लेन जैसी सड़कें, तो वो एक आदिवासी के लिए वो सड़क का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ खदानों तक पहुंचने के लिए और जो बड़े सेठ हैं उन लोगों के लिए उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इन सब चीजों का वहां पे कारोबार हो रहा है। तो जिस हिसाब से जितनी तत्परता से खदानों तक रोड पहुंचाने के लिए केंद्रीय बलों का जो एक तरह से सहयोग लिया जा रहा है, और बड़े बड़े लोगों को जिस तरह से लीज यहाँ पर माइनिंग लीज दी जा रही है, क्योंकि 2002 के पहले तक तो कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी यहाँ पे, एनएमडीसी ही माइनिंग करता था। उसके बाद जैसे जैसे इन लोगों की यहाँ पे आमद बढ़ी है, तो उसके बाद में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति भी ग्रामीणों के साथ साथ नक्सलियों की भी जो एक संघर्ष की स्थिति जो थी ग्रामीणों के बहाने, वो भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। अब जाके जैसे इस कुछ पिछले कुछ दिनों से इन सब चीजों में थोड़ी सी रोक लगी हुई है, थोड़ा सा ग्राम सभाओं में भी एक पारदर्शिता का थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है, तो अब वो झगड़े थोड़े से कम हो रहे हैं। लेकिन ये कहीं पर तो आशंका जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक
डिसीजंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से कई काम किए जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ देवशरण जी, बस्तर जैसा क्षेत्र है जिसको कि कहा जाता था कि बस्तर एक प्रयोगशाला है, और जो अफसर आते थे वो प्रयोग करते थे या करते हैं, जो राजनेता आते हैं वो बस्तर को एक प्रयोग के तौर पर देखते समझते हैं, और सारे प्रयोग उसी इलाके में किए जाते रहे, चाहे नक्सलवाद को लेकर के हो, उसके उन्मूलन के लिए हो, या हिंसा की समाप्ति के लिए हो, या फिर वहाँ शांति के लिए निकाली जाने वाली पद यात्राओं का कोई मसला हो, कोई बात हो। तो पिछले 5 सालों से, जबकि ये बात कही जाती थी उसके पहले 2018 के पहले से, कि बस्तर की फिजाओं में, हवाओं में बारूद की गंध आती है, तो अब आपको क्या लगता है कि वो गंध कम हुई है, या बस्तर का रंग जो लाल हुआ करता था, सुर्ख जी, हुआ करता था लाल, उसमें कोई कमी आई है? क्या वहाँ पे जी, कोई शांति की स्थिति है? पर्यटकों जी, की क्या स्थिति है? क्या पर्यटकों ने आवाजाही जी, प्रारंभ कर दी है? क्या देख रहे जी। हैं आप इन दिनों? जी, पहले हम लोगों को ये लगता था कि पुलिस की जो गतिविधियाँ होती थी, सुरक्षा बलों की जो गतिविधियाँ होती थी, वो एक उस हिसाब से नहीं होती थी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। वो एक राजनीतिक दल की तरह काम करते थे। अगर मान लीजिए कहीं कोई विवाद की स्थिति अंदर निर्मित होती थी, तो उसको अगर हम लोग देखने जाना चाहते थे, तो हमें हमको या फिर जो और दूसरे पत्रकार हमारी राजधानी से या दिल्ली से आ रहे हों, उनको रास्ते में रोक लिया जाता था, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था। उनको डर हमको ही होता था कि कई कहीं बार रोका गया है, हमको ही खुद है ना? कई बार तो रोका उनको गया। उनको उनको ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई चीज़ ऐसी ना निकल के आ जाए जिससे हम लोगों को हमको जवाब देना मुश्किल हो जाए। तो वो स्थिति पहले थी, अभी खुला दरवाज़ा है। अगर कहीं पे कुछ होती भी है, दुर्घटनावश कोई बात होती है, तो अगर हम लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को कहीं कोई रुकावट अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन अभी ये नज़र आ रहा है कि पत्रकारों की पहुँच अब आखिरी जगह तक है। तो वो चीज़ पहले नहीं थी, तो पहले लोगों को बहुत परेशानी तो क्या होता था कि हम अगर यहाँ बैठे हैं, तो वहाँ क्या हुआ है, तो ये कई बार अनुमान से भी लिखा जाता था, बोला जाता था। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा और स्थिति खराब हो जाती थी। अब वो कुछ सब कुछ वहाँ पर क्लियर दिख रहा है, खुल गया है पूरा दरवाज़ा, तो अब किसी को कोई आशंका भी नहीं है, किसी को कोई परहेज़ भी नहीं है, किसी को कोई दुविधा भी नहीं है। तो जो है, वो क्लियर कट दिख रहा है और ये भी बात सही है कि जो बारूद की गंध है, वो टोटली खत्म होने की स्थिति में है। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पर्यटन जो है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी अंदरूनी इलाकों में जहाँ पे कई सुंदर-सुंदर वाटरफॉल है, हांदावाड़ा जैसे। तो इन जी, इलाकों में भी अब पर्यटक पहुँच रहे हैं, फिल्मों रात की भी शूटिंग भी रुक हो रहे हैं। रही है। फ़िल्मों की शूटिंग पूरी हो रही है। अभी एक नक्सलिज़्म को लेके एक नई फ़िल्म भी बन रही है। तो इस तरह से धीरे-धीरे पर्यटन और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और नक्सलवाद की जो स्थिति पहले थी, उससे बहुत अंतर आया, बहुत ज़्यादा अंतर आया है और बीते 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा अंतर आया है। चलिए, अब आखिरी सवाल एक आपसे और पूछ लेता हूँ, चूँकि आप एक पत्रकार हैं और लंबे समय से आपने अपना जीवन पत्रकारिता को ही दिया है, समर्पित ढंग से और प्रतिबद्ध तौर तरीके से आपका अपना काम-काज रहा है। छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल की सरकार है, उसने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू लागू किया है। इसे आप किस रूप में देखते हैं, और पत्रकारों के हित में कितना पाते हैं? देखिए भले इसमें समय लगा, लेकिन जो चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं, उसके अलावा भी अभी और जो नई-नई योजनाएँ हम लोगों के भूमि को लेकर और हाउसिंग लोन के जो इंटरेस्ट को लेकर जो चीज़ें अभी अभी ताज़ा दौर में आई और बाकी जो वो बिल है, तो उसमें तो काफ़ी सुरक्षित कर दिया गया है पत्रकारों को। और पहले जो एक बड़ी नाराज़गी पत्रकारों में दिखती थी, बीती सरकारों के समय की इस पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि 1-2 महीने के अंदर ही अंदर इस पे काम शुरू हो गया और फिर जो बिल कंप्लीट होकर आया सामने, उसको लेकर हमारे पत्रकार साथियों को भी बड़ा अच्छा लगा कि उनको लगा कि हाँ, जो चीज़ सोची गई थी, वो धरातल पर भी नज़र आ रही है। चलिए, तो ये थे देवशरण तिवारी जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की बस्तर की 12 सीटों पर। इनसे हम और संभावना क्या हो सकती है कुछ दिनों के बाद और देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे बस्तर का राजनीतिक तापमान कैसा हो सकता है। हम अभी फ़िलहाल जो लब्बो-लुआब निकलता है तिवारी जी की पूरी बातचीत से, कि पिछली बार जो बस्तर ने लगभग जो सत्ता की चाबी सौंपी थी अ, भूपेश बघेल सरकार को या कांग्रेस को, उसमें थोड़ी-सी कहीं कोई दुविधा, कांटे की टक्कर की स्थिति हो सकती है। यह ध्यान देने लायक बात होगी कांग्रेस के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी को कुछ एक सीटों पर बढ़त हासिल वो बता रहे हैं। अब ये कितना सच होगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन देवशरण तिवारी जी का ये कहना है कि इतना आसान भी नहीं है और सारी चीज़ें इतनी साफ भी नहीं है। अभी
बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। तो उस जी। रात की सुबह क्या हो सकती है, ये देखना समझना फिलहाल बाकी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बातचीत हम जल्द ही करेंगे। नमस्कार।